लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। देखिए, अपराध की दुनिया के दो कुख्यात चेहरे एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। गैंगस्टर में गद्दार वॉर शुरू हो गया है। अब दोनों में सनातनी डॉन बनने की होड़ चल रही है। क्या आपने कभी यह सोचा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, जो कभी एक ही गैंग का हिस्सा थे, आज वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? चलो, दुश्मन बन गए तो ठीक है, लेकिन योगी के राज्य में भौकाल क्यों काट रहे हैं? जहां गोदारा योगी राज में पुलिस एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी दे रहा है, रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी है, शूटरों की मौत का बदला लेंगे। वहीं बिश्नोई का गैंग खुद को योगी का समर्थक बता रहा है। दोनों ही खुद को सनातनी कहते हैं। तो आज उस धमकी पर देखिए, योगी के साथ लॉरेंस आकर खड़ा हो गया। लेकिन एक दूसरे को नकली सनातनी कहकर चुनौती दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। आखिर उनके बीच धर्म को लेकर दुश्मनी क्यों शुरू हो गई? गैंगस्टर आखिर सनातनी बनने के होड़ में क्यों लगे हैं? कहीं ये इनके बीच वर्सेज वाले लड़ाई की शुरुआत तो नहीं है? अगर हां, तो कौन सा गैंग ज्यादा ताकतवर है? किसका नेटवर्क कहां तक फैला है? और बीते 3 महीनों में किसने क्या क्या किया? ज्यादा लॉरेंस ने किया या फिर रोहित गोदारा ने? इन सारे सवालों के जवाब हम इस कहानी में समझेंगे। बस आप अंत तक मेरे साथ इस सफर में बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत की क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी देखेंगे जो किसी फिल्म से कम नहीं है। यह कहानी सिर्फ गोलीबारी और मारधाड़ की नहीं है, बल्कि विश्वासघात, पावर की लड़ाई और एक नई तरह की सोच की भी है। यह कहानी है दो दोस्तों की जो कभी एक ही टीम में थे और अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। मैं बात कर रहा हूं मौजूदा वक्त में देश के 2 सबसे बड़े और चर्चित गैंगस्टरों की, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा। इनकी कहानी तब शुरू होती है जब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा एक ही टीम का हिस्सा थे। ये तीनों मिलकर भारत की क्राइम की दुनिया में एक जबरदस्त त्रिमूर्ति बन चुके थे। लॉरेंस जेल से ही बॉस बना हुआ था, गोल्डी कनाडा से सारा नेटवर्क संभालता था और रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर से जमीन पर सारे बड़े काम करता था। जी हां, रोहित गोदारा, जिसका असली नाम रावत दास था। उसकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। वो एक मोबाइल की दुकान चलाता था। साल 2010 में एक मर्डर केस में जेल जाने के बाद उसकी जिंदगी एकदम से पलट गई। जेल में उसने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गया। गोदारा की क्रूरता और बहादुरी ने उसे लॉरेंस के साम्राज्य में एक खास जगह दिलाई। वो बिना डरे सबसे खतरनाक काम करता था, जो क्रिमिनल दुनिया में पावर की सबसे बड़ी निशानी है। उसकी काम करने की स्टाइल इतनी अच्छी थी कि लॉरेंस उसे सबसे बड़े बड़े काम देने लगा। 2022 में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या जैसे बड़े केस में भी उसकी भागीदारी ने लॉरेंस की नजरों में उसका कद और भी बढ़ा दिया। गोदारा बिश्नोई के लिए एक भरोसेमंद हथियार बन गया, एक ऐसा बंदा जो हर मिशन को पूरा करके ही दम लेता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तिकड़ी इतनी हिट क्यों थी? तो देखिए, लॉरेंस एक दूरदर्शी लीडर था अपने गैंग में, जो जेल में रहकर भी अपने नेटवर्क को आराम से चलाता था। गोल्डी बरार विदेश में बैठे बैठे पैसे और हथियारों का सारा हिसाब रखता था। और रोहित गोदारा ऑन ग्राउंड हेड बनकर वसूली, हत्या और धमकी देने वाले सारे काम करता था, उसे ऑन ग्राउंड ऑपरेट करता था। यह एक परफेक्ट क्रिमिनल मॉडल था इनका, जो कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चल रही थी, जिसमें हर किसी का रोल तय था। इस गैंग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में अपना खौफ फैला रखा था। यहां तक कि ये मुंबई तक भी पहुंच चुके थे। ये एक ऐसा ग्रुप था जो किसी भी दुश्मन को मसलने की ताकत रखता था। लेकिन हर साम्राज्य तब टूटता है जब सबसे खास रिश्ता टूट जाए। इनकी गैंग में दरार पड़ी जब लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में पकड़ लिया गया। इधर लॉरेंस को उम्मीद थी कि उसके 2 सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा इस मुश्किल समय में उसके भाई की मदद करेंगे, पर खबरों की माने तो ऐसा हुआ ही नहीं।
जब अनमोल को सबसे ज्यादा मदद चाहिए थी, तब गोदारा और बरार ने उसकी जमानत में कथित तौर पर कोई मदद नहीं की। नतीजन हुआ यह कि अनमोल को जमानत तो मिली, पर एक कैद के साथ। उसके साथ हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर ब्रेसलेट रहता है जो उसके पांव पर बंधा है। एक गैंगस्टर के लिए किसी सजा से कम नहीं था। यह ब्रेसलेट उसकी हर हरकत पर नजर रखता है, उसकी आजादी छीन लेता है। वो 1 इंच भी इधर से उधर खिसकेगा तो अमेरिकी एजेंसी की नजर उस पर रहेगी और उसके लिए बड़े ऑपरेशंस चलाना नामुमकिन सा हो गया। लॉरेंस के लिए यह सिर्फ कानूनी मसला नहीं था, यह सीधा सीधा विश्वासघात था। उसे लगा कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हीं ने उसे धोखा दे दिया। यह घटना साफ दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े गैंग में विश्वासघात और वफादारी खत्म हो सकती है। इस घटना के बाद वो पक्की त्रिमूर्ति टूट गई। एक ट्रिनिटी जो बनी हुई थी इन तीनों गैंगस्टर्स की, वो टूट गई। रोहित गोदारा ने गोल्डी बरार के साथ मिलकर अपना एक अलग गैंग बना लिया। लॉरेंस से अलग वो अजरबैजान और यूके से अपना काम चलाने लगे हैं और इस तरह से एक नया बिल्कुल आजाद गैंग जो है अब इस गैंगस्टर वर्ल्ड में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में सामने आया। ये गोदारा के लिए बहुत बड़ा कदम था क्योंकि अब वो विदेश से काम करके इंडियन एजेंसियों की सीधी पकड़ से बाहर हो गया था। अब वो बिना डरे इंडिया में अपने नेटवर्क को और मजबूत कर सकता था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर भी अपनी पावर बनाए रखी और कनाडा में नोनी राणा जैसे दूसरे गैंगस्टरों के साथ नए ग्रुप बनाए। यह दिखाता है क्राइम की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी कभी भी बदल सकती है और नई नई जंग शुरू हो सकती है। यह दुश्मनी सिर्फ बदले और पावर के लिए नहीं रही, इसने एक और नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है। धर्म और सोच की लड़ाई आ गई है इस क्राइम वर्ल्ड में। आज के जमाने में क्रिमिनल सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि अपने प्रोपोगेंडा से भी लड़ते हैं। दोनों गैंग ने नंबर 1 बनने के लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बातें शुरू कर दी थी। वो तो उस समय से ही जब उनके अलग होने की खबर आई थी। अब ये सिर्फ क्राइम की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं बल्कि खुद को एक हिंदू डॉन बनाने में भी लगे हुए हैं। लोगों की नजर में छाने में लगे हुए हैं कि हम हैं तो हम हैं। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही खुद को बहुत धार्मिक दिखाता आया है। उसने सलमान खान को काले हिरन के शिकार के लिए भी धमकी दी थी, जिसे उसके बिश्नोई समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। वो खुद को बजरंगबली का भक्त बताता है और नवरात्रि में शांत भी रहता है और भगत सिंह की चीजों को फॉलो करने की बातें करता है। यह सब एक कहानी बनाने का हिस्सा भी हो सकता है जहां से क्रिमिनल खुद को अपने समाज का रक्षक और धर्म का फॉलोवर दिखाते हैं। लॉरेंस के केस में तो इन सभी दिखावे का काफी फायदा भी हुआ है। अपने इन्हीं सभी आदतों की वजह से आज वो लाखों करोड़ों लोगों का चहीता बना हुआ है। असल में यह तरीका है नौजवानों को अपनी तरफ खींचने का, उन्हें अट्रैक्ट करने का, ताकि वो उनके साथ जुड़े, खासकर उन लोगों को जो बेरोजगार हैं या मुश्किल में हैं। ये नौजवान गैंगस्टरों की लाइफस्टाइल देखकर उनके दीवाने हो जाते हैं और उन्हें एक मकसद मिल जाता है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। पर रोहित गोदारा ने तो इस गेम में अपने को एक और लेवल ऊपर पहुंचा दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग इस नई स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा सबूत है। रोहित गोदारा के गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य के अपमान का बदला था। यानी कि गैंगस्टर इस बार किसी पैसे के लिए, किसी दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि धर्म का रक्षक बनकर वो सामने आए और अपमान हुआ हिंदू गुरुओं का, इसलिए उन्होंने फायरिंग कर पाई। ये एक सोची समझी चाल थी। गोदारा ने अपने क्राइम को धर्म से जोड़ दिया ताकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक धार्मिक बदला लगे। जब इस कांड को अंजाम देने वाले 2 शूटर पुलिस इनकाउंटर में मारे गए तो रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली पोस्ट डाल दी। उसने उन शूटरों को शहीद बताया और उनके इनकाउंटर को सनातन की हार। यह उनके क्रिमिनल कामों को एक धर्म की लड़ाई का रूप देने की कोशिश थी ताकि उनके गुर्गों को लगे कि वो एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं। सलमान खान के घर पर भी जब फायरिंग हुई थी तब चार्जशीट में कहते हैं कि अनमोल बिश्नोई ने धर्म का वास्ता दिया था शूटरों को
कि ये धर्म का काम है तुम जो करने जा रहे हो। तो दोनों गैंग एक ही पैटर्न पर लगभग काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा पुलिस को अपनी वैचारिक जंग में घसीटने की भी कोशिश थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोदारा की इस चाल पर तुरंत जवाब दिया। लॉरेंस के गैंग के एक बंदे हरी बॉक्सर ने गोदारा को सोशल मीडिया पर नकली सनातनी और गद्दार कह दिया। उसने आरोप लगाया कि गोदारा सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है और इसलिए उसे गैंग से बाहर निकाला गया था। बॉक्सर ने यह भी कहा कि गोदारा सीएम योगी का नाम इस्तेमाल करके नौजवानों को बेवकूफ बना रहा है। यह पूरा झगड़ा एक बड़े बदलाव को दिखाता है। ये गैंग अब सिर्फ क्राइम नहीं कर रहे हैं बल्कि एक खास विचारधारा का ब्रांड बना रहे हैं। ये आसानी से प्रभावित होने वाले नौजवान रंगरूट को एक मकसद दे रहे हैं और उन्हें समाज के एक बड़े ग्रुप के साथ जोड़ने में मदद कर रहे हैं, उस ग्रुप से जो अपराध की दुनिया में एक्टिव है। ये दुश्मनी अब सिर्फ इलाके के लिए नहीं बल्कि पब्लिक में अपनी कहानी को कंट्रोल करने की एक सांस्कृतिक जंग भी बन गई है, जहां ये दोनों गैंग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, गैर सनातनी कह रहे हैं तू नकली है तो तू नकली है। और एक ही बात की है कि किसका ज़्यादा दम है, कौन किसको जितना अट्रैक्ट कर पाता है। अपने कामों से एक हिंदू डॉन बनाने की कोशिश हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वर्सेस जैसा लड़ाई हो रहा है दो डॉन के बीच में सनातनी डॉन बनने के लिए, तो इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? यार इसका जवाब इतना आसान नहीं है। दोनों की ताकतें बिल्कुल अलग अलग है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक पुराना और बहुत ही मजबूत आपराधिक साम्राज्य है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तो इसकी तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी की है। सोचो, खुद NIA ने कहा है, मतलब लॉरेंस एक तरह से देश का दूसरा सबसे बड़ा डॉन बन रहा है। लॉरेंस के गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं और ये बहुत ही पुराना आंकड़ा है। अब तक ये आंकड़ा बढ़ ही गया होगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी फैले हुए हैं। कनाडा से भी याद है ना, गोलियां चलाते हुए वीडियोज आ जाते हैं सामने। इस बड़े नेटवर्क की वजह से वो कोई भी काम करवा सकता है कहीं भी। हालांकि लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो जेल में रहकर भी अपने पूरे नेटवर्क को आराम से चलाता है। वो डब्बा कॉलिंग जैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है ताकि पकड़ा ना जाए। वो तो सालों से जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं करता क्योंकि जेल उसके लिए एक तरह से सेफ हाउस है जहां वो अपने प्लान चलाता रहता है। ये गैंग उन नौजवानों को अपने साथ जोड़ता है जो गरीब है या जिनकी लाइफ में कोई दिक्कतें हैं। उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए पैसा और गैंगस्टर वाले लाइफस्टाइल का लालच दिया जाता है कि तुम्हें कनाडा भेज देंगे, तुम्हें अजरबैजान भेज देंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, फैमिली सेट हो जाएगी। मजे की बात यह है कि ये शूटर अक्सर एक दूसरे को जानते तक भी नहीं हैं। तो अगर एक पकड़ा जाता है तो पूरा नेटवर्क टूटता नहीं, सब सेफ रहते हैं क्योंकि एक शूटर को पता नहीं होता है कि बाकी 700 कौन हैं। एक ऑपरेशन में कुछ शूटर्स ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं। वहीं रोहित गोदारा का गैंग नया है पर बहुत ही तेजी से ऊपर आ रहा है। रोहित गोदारा का गैंग खुद ही काम करता है सारे, और इसके मेन लोग जो है वो यूके, दुबई और कनाडा से ऑपरेट करते हैं। विदेश में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडियन पुलिस आसानी से उन्हें पकड़ भी नहीं पाती है। ये विदेश से ही सारे क्राइम के लिए ऑर्डर देते हैं, ऑनलाइन नौजवानों को भर्ती करते हैं और फिर तुरंत सोशल मीडिया पर बोल देते हैं कि ये वाला कांड हमने किया है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। रोहित गोदारा का गैंग बहुत स्मार्ट और तेज है। ये पुरानी गैंग की तरह नहीं है। ये लॉरेंस जैसे बड़े बॉस को चुनौती देने से भी नहीं डर रहे हैं। गोदारा की गैंग अपनी रणनीति फटाफट बदलते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे पुलिस के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो लॉरेंस का गैंग अपने बड़े और पुराने नेटवर्क की वजह से मजबूत है, वहीं रोहित गोदारा का गैंग अपनी नई सोच और डिजिटल तरीकों के कारण से एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये लड़ाई पुराने और नए स्टाइल के गैंगस्टरों के बीच की है। ये दुश्मनी हाल के महीनों में कुछ बड़े बड़े क्राइम्स के रूप में सामने आई है। इससे पता चलता है कि दोनों गैंग अपनी पावर दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बात करते हैं लॉरेंस गैंग के कुछ बड़े कारनामे के बारे में। नवंबर 2023
कनाडा में सिंगर एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग। बिश्नोई गैंग ने बोला कि यह सलमान खान के साथ गिप्पी के कनेक्शन की वजह से किया गया है। यह तो सलमान खान को दी गई पुरानी धमकी का ही एक हिस्सा था। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 जयपुर में करनी सेना के प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। आगे अप्रैल 2024 में मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग। इस हमले का मास्टरमाइंड भी लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई ही था। ये एक बहुत बड़ा कांड था। फिर अक्टूबर 2024 मुंबई में फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या। बिश्नोई गैंग ने कहा यह बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ क्लोज रिलेशन की वजह से किया गया है। लॉरेंस की ओर से यह आखिरी और सबसे बड़ा कांड था जिसने पूरे देश में उसका खौफ फैला दिया। इसके बाद भी छोटे मोटे कांड होते रहे, लेकिन ये वो कांड है जो लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक काफी नहीं पहुंच पाई है। अब बात करते हैं गोदारा गैंग के कुछ बड़े कांड के बारे में। अब वैसे तो गोदारा पहले लॉरेंस का ही हिस्सा था, लेकिन अलग होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो आइए हाल में हुए उसके कुछ कांड के बारे में भी बात करते हैं। मई जून 2025 के दरमियान कनाडा में बिजनेसमैन हरजीत सिंह और एमपी धनोआ का मर्डर। दिसंबर 2025 में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। गोदारा ने बोला कि ये उसने किया है। सितंबर 2025 गाजियाबाद में पुलिस इनकाउंटर में 2 शूटरों की मौत। इसके बाद गोदारा ने इनकाउंटर का बदला लेने की धमकी दी, वो भी सीधे योगी के पुलिस वालों से। इसके अलावा भी राजस्थान में कई कांड जो है रोहित गोदारा ने किए हैं, जिसके बाद ये लड़ाई भी उठी थी कि लॉरेंस बिश्नोई फालतू का क्रेडिट ले रहा है, अब हम उनके साथ काम नहीं करते, उनसे नहीं बनती, और ये कांड जो है ये हमने किया है। ये सारे कांड दिखाते हैं कि लॉरेंस गैंग सलमान खान को नहीं भूला है, वहीं रोहित गोदारा का गैंग नई पहचान बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को टारगेट किया, वहीं रोहित गोदारा अपनी पहचान बनाने के लिए धर्म का रखवाला बनने की होड़ में है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि लॉरेंस और रोहित के बीच ये लड़ाई सिर्फ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये तो आज के जमाने के क्राइम का एक नया लेवल है। यार ये लड़ाई पुलिस के लिए भी एक नई और बड़ी मुसीबत है। हालांकि जरायम के कारोबार के लिए धर्म का इस्तेमाल करना एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। ये क्रिमिनल गैंग्स अपनी हिंसा को एक मकसद का नाम दे रहे हैं, जिससे और भी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। पुलिस के लिए ये एक नई चुनौती है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि एक खास सोच से भी लड़ना पड़ रहा है। इन सभी चीजों के बीच लॉरेंस का जेल से और गोदारा का विदेश से काम करना पुलिस के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें टारगेट नहीं किया जा सकता है। जेल में रह रहा है लॉरेंस, उस पर पुलिस क्या ही आरोप लगाएगी, क्योंकि उनके ही हिफाजत में वो जेल में है और विदेश में उनकी पहुंच नहीं है। जब तक बॉस दूर हैं तब तक गैंग ये काम करता ही रहेगा और वो चलता ही रहेगा। और गोदारा की ये खुली चुनौती सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ी गैंगवार करवा सकता है। इससे कई शहरों और विदेशों तक में हिंसा हो सकती है और वसूली और हत्याकांड जैसे भी बड़े बड़े कांड हो सकते हैं, क्योंकि ये गैंगवार सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये एक संगठित क्राइम का एक बिल्कुल नया तरीका है, जहां ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि पब्लिक में अपनी कहानी फैलाने और लोगों की सोच को कंट्रोल करने से आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्राइम की दुनिया कितनी बदल चुकी है और इस नए खतरे को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम इससे बचकर नहीं रह पाएंगे, सतर्क नहीं हो पाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि आज की कहानी में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि आखिर लॉरेंस और गोदारा के बीच ये लड़ाई जो है उसकी असली वजह क्या है और ये कहानी कैसे शुरू हुई और अब तक कहां पहुंची है। तो यही थी कहानी। अब आप जो भी सोचते हैं इस पर वो अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कितनी सही लगी और नहीं लगी तो क्यों, और आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप कहाँ से हमारी कहानी देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी कहानियाँ देखते हैं पंचम प्रकाश की कहानी।
बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।